नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात उमरिया की करते हैं, जहां बांधवगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक हुई है। वन विभाग की समीक्षा बैठक लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी भी दी। उन्होंने कहा देश के टॉप 5 में टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश के 4 हैं, जिसमें पेंच, कान्हा, सतपुड़ा और बांधवगढ़ जिसे स्थान मिला है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन पर भी चर्चा हुई है। तो 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनाने पर भी यहां चर्चा की गई है। अरुण कुमार त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, देश के टॉप 5 टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व शामिल हैं। जी, बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के MPT रिसोर्ट में मध्य प्रदेश के सभी बड़े वन अधिकारियों के साथ में बैठक की है। और इस समीक्षा बैठक में टाइगर रिजर्व के बफर इलाके में निवास करने वाले ग्रामीणों को पर्यटन से जोड़ने और पर्यटन से आय को बढ़ाने के लिए, आजीविका बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिस पर कल जनजातीय गौरव दिवस सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री एक बड़ी योजना की शुरुआत करेंगे। और जिसकी उन्होंने अपनी बातचीत में ये बताया भी है कि जो रोड मैप तैयार हुआ है उसको लेकर के मध्य प्रदेश में एक बड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें जनजातीय बाहुल्य इलाकों में उनको पर्यटन से जोड़ करके और उनको लाभ दिलाया जाएगा। विजय जी। उमेश, जिस तरह से बाघों की मौत का भी मामला सामने आया, वन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए क्या हिदायत दी गई है? मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाघों की मौत के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जिस तरीके से बीते 1 माह में लगातार 5 बाघों की मौत हुई है, उस पर उन्होंने एक इंक्वायरी जांच बिठाने की बात कही है। विजय जी, शुक्रिया उमेश इस तमाम बातचीत के लिए। इधर ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां इमरती देवी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को ये इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा देने के बाद इमरती देवी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे पर फैसला सीएम के हाथ में है। तो इमरती देवी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया था, आज उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और अब निर्णय सीएम शिवराज सिंह चौहान को करना है। नासिर गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, इमरती देवी की तरफ से तो इस्तीफा सौंप दिया गया है। नासिर, देखिए विजय, लगातार यही बात चल रही थी लंबे समय से कि चुनाव हारने के बाद आखिर जो हारे हुए मंत्री हैं वो कब इस्तीफा देंगे। और इसको लेकर जब इमरती देवी से भी सवाल पूछा गया था कि कब इस्तीफा देंगे, तो वो लगातार इस सवाल को टाल जाती थी। लेकिन आज जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा मैंने दे दिया है, लेकिन उसको स्वीकार करना है ना स्वीकार करना है ये सिर्फ शिवराज सिंह जी के हाथ में है। क्योंकि जो कार्यकाल है अब लोगों का 6 महीने का कार्यकाल है, लगभग वो पूरा होने को है। और ऐसे में जो इनका संवैधानिक जो पद है मंत्री का, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो हारे हुए मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना था। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल के जो 3 मंत्री जो हारे थे, उन 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। केवल और केवल इमरती देवी ने महिला बाल विकास मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया था। उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सीएम शिवराज सिंह चौहान को दे दिया है। अब उसे स्वीकार करना है ना स्वीकार करना है, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। नासिर, क्या उम्मीद है यहाँ इमरती देवी को, क्योंकि उन्होंने नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस भी दबाव बना रही थी, अब पार्टी की तरफ से क्या सुगबुगाहट लगती है आपको? देखिए, जिस तरह का जो बात कही जा रही है, जो उसका एक दायरा होता है, हारे हुए मंत्री है ये, तो 6 महीने तक का इनका ड्यूरेशन रहता है और वो लगभग पूरा होने को है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जब अगली कैबिनेट की जो बैठक होगी, तो कहीं ना कहीं उस दौरान उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। उसको बकायदा बताया जाएगा, उसका ब्रीफ किया जाएगा कि हमने जो मंत्री इमरती देवी है, महिला बाल विकास मंत्री है, उनका इस्तीफा मिला था और उसके बाद हमने स्वीकार कर लिया। और जैसा कि जो बड़े नेता है बीजेपी के, प्रभात झा है, उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनका खुद साफ कहना था कि ये जो मंत्री है हारे हुए, उनका ऑटोमेटिकली जो पद है वो समाप्त हो गया है। लेकिन उनको इस्तीफा देना जरूरी पड़ता और अगली जो कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें वो स्वतः ही उनका पद खत्म हो जाएगा।
शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए। तो अब फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान को करना है। इमरती देवी ने अपनी तरफ से इस्तीफा सौंप दिया है। और अब बात मंदसौर की करेंगे, जहां पुलिस पर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बेलारा गांव में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। इनामी बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस, जिस पर इन तीनों ने हमला किया था और उसे छुड़वाया था। तो इनामी बदमाश को फरार कराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने बदमाश अमजद लाला को फरार करने की कोशिश की थी, उनकी मदद की थी। सिदामू पुलिस ने पीटते हुए तीनों का जुलूस निकाला। मुख्य आरोपी अमजद लाला अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां इनामी बदमाश को फरार करने के लिए, उसे वहां से भगाने के लिए पुलिस पर हमला किया था, फायरिंग भी की थी और पुलिस ने पीटते हुए इन्हें थाने ले गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो चीख और आवाज निकल रही है, इससे समझ में आता है कि पुलिस पर फायरिंग करने का हश्र क्या होता है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल एक आरोपी है जिस पर 15,000 का इनाम भी घोषित था। इसकी सूचना पर पुलिस ने रेड डाली थी ग्राम बेलारा में और उसे पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी। उसके बाद में इसको जो अमजद लाला जो नाम का जो बदमाश है वो फरार हो गया था और पुलिस कल से ही उसके तलाश में जगह जगह छापामारी कर रही थी। लेकिन आज उसके जो साथी हैं, उसके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो जनता में जो खौफ था उसे कम करने की कोशिश की है पुलिस ने और इनको बड़े वजह इनको जुलूस निकाला है, इनकी पिटाई भी की है ताकि जनता में जो खौफ है वो कम हो सके और पुलिस के प्रति विश्वास लोगों का बढ़ सके। तो इस तरह से इन 3 लोगों को जो आरोपी है इनको गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जी शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि पुलिस पर फायरिंग की और इनामी बदमाश जिस पर 15,000 का इनाम घोषित था उसे फरार करवाया, पुलिस पर फायरिंग की। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के साथ वैक्सीन के वितरण की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ये बैठक चल रही थी। ये 2 चरणों में हुई। पहले चरण में प्रधानमंत्री उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जुड़े जहां कोरोना ज़्यादा है, जहां उनका कहर ज़्यादा है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों की समीक्षा बैठक ली गई। इधर चर्चा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की एक कोल्ड चेन बनाकर टीकाकरण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसके लिए जिलों में टास्क फोर्स बनेगी। सीएम ने कहा कि टीकाकरण अभियान कैसे किया जाएगा, इसकी व्यवस्था बना ली गई है। मध्य प्रदेश पूरी तैयारी कर रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वैक्सीन आने पर नागरिकों को ये लगाई जा सके। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। शिवराज ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों के साथ बैठक कर चुके हैं। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है
तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक ली। वैक्सीन आने पर प्राथमिकता क्या रहेगी लगाने की, उसकी तैयारी भारत सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर तय करेगी। और जैसे ही वैक्सीन आएगी मध्य प्रदेश में बिना किसी विलंब के तत्परता के साथ टीकाकरण का काम प्रारंभ हो जाएगा। इधर इंदौर में एक बार फिर से कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आज कलेक्टर कार्यालय में बैठक रखी गई है, जिसके बाद नई गाइडलाइन जारी की गई। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि संक्रमण को देखते हुए धर्मगुरुओं से भी बातचीत की गई है, साथ ही मार्केट एसोसिएशन से भी बातचीत की गई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दुकानों को रात 8 बजे बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं जिस रफ्तार से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हॉस्पिटल में बेड्स की कैपेसिटी को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही संक्रमण से बचने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उधर जबलपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इसके लिए एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक जबलपुर शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसके चलते जबलपुर शहर में सभी दुकानें और मार्केट रात 8 बजे तक ही खोले जा सकेंगे, जबकि होटल और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक बंद करना होगा। ग्वालियर के लिए भी प्रशासन ने आदेश जारी किया है। रात 8 बजे तक ही यहाँ दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट और खान पान की दुकानों को रात 10:30 बजे तक खुला रख सकेंगे। और जहाँ दुकानें बंद होने का 8 बजे से है, अभी ये अवेयरनेस चल रहा है 2 दिन जो है, और 1-2 दिन में व्यापारियों से कल बात हुई हम लोगों की, और सभी व्यापारियों ने बोला है, शासन मान्य भी कर रहे हैं उसको। कुछ की मांग जरूर थी कि 9 बजे तक खुली रहे, पर वो ठीक है। अभी की अगर इमरजेंसी है, कोविड का दोनों को बैलेंस करना है, कोविड के संक्रमण की पेस को भी कम करना है और अर्थव्यवस्था को भी देखना है, तो उसको बैलेंस करते हुए 8 बजे का निर्णय लिया है। और किसानों के पराली जलाने को लेकर मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि पराली से बायोगैस बनाई जाएगी। सरकार इसके लिए योजना बना रही है। योजना के तहत पराली को उपयोगी बायोगैस ईंधन के रूप में बदला जाएगा। कृषि वैज्ञानिकों से विचार विमर्श करके पराली से बायोगैस बनाई जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई आसान विकल्प भी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ जुड़ी दिक्कतों को समझे बिना इसका हल नहीं निकाला जा सकता। इसका समाधान किसान को जेल पहुंचाकर नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े के मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। सकलेचा ने कहा है कि राजनीतिक दलों में नए विधायकों को ट्रेनिंग देने की परंपरा है। बीजेपी में समय समय पर प्रशिक्षण चलता रहता है और कांग्रेस में भी ट्रेनिंग की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सोचा होगा कि नए विधायक 8-9 ही हैं, इसलिए ट्रेनिंग नहीं दी जाए, और ये घटना उसी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जनता ने शक्ति दी है तो उस शक्ति का उपयोग करने के बजाय दुरुपयोग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को बाहुबल के बजाय अपने प्रभाव, गुण और ज्ञान के आधार पर काम करना चाहिए। नए विधायक जब चुन के आते हैं, सामान्यतः उस समय विधायकों की एक ट्रेनिंग होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। और अभी चूंकि इनके 8-9 लोग हैं, तो इनने सोचा होगा कि ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग की। उसका नतीजा वो खुद महसूस कर रहे हैं। जनता ने शक्ति दी है, उस शक्ति का उपयोग की बजाय दुरुपयोग हो गया। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह जी के ऊपर पुलिस ने द्वेषतापूर्वक कार्रवाई करी। उसके बाद उनके घर पर जाकर उनकी महिलाओं के परिवार की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। हम उसकी निंदा करते हैं और हमने थाने में चेतावनी दी है कि अगर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय विधायक जी विपिन वानखेड़े के द्वारा कुछ लोगों को ले जाकर वहाँ थाना प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार किया, उस पर माननीय विधायक जी सहित 8 लोग इसमें नामजद हैं। करीबन 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना बड़ौद में पंजीबद्ध किया गया है।
और मध्य प्रदेश में सरकार में स्थान नहीं मिलने वाले कई सीनियर नेताओं और विधायकों को अब संगठन से भी बाहर बैठना पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 55 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को संगठन में पद नहीं देने का फॉर्मूला लेकर आए हैं, जिसके चलते प्रदेश में कई सीनियर नेताओं की संगठन में पद पाने की उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है। इसमें पूर्व मंत्री और 3-4 बार के विधायक भी शामिल हैं। संगठन में स्थान दिलाने के लिए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने लोगों के नाम आगे बढ़ाए हैं। इसमें पंकज चतुर्वेदी के साथ विधायक मनोज चौधरी और रक्षा सिरोनिया के नाम शामिल हैं। सूत्रों की माने तो इनमें से कुछ लोगों को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी जाएगी, साथ ही 1-2 लोगों को संगठन में महत्वपूर्ण पद भी दिए जा सकते हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति बता रही है, तो बीजेपी सफाई दे रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में नई टीम बनाने की कवायद पिछले 6 महीनों से चल रही है। क्राइटेरिया लागू करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें क्राइटेरिया में मुख्यमंत्री जी आएंगे, नरोत्तम जी आएंगे, प्रभात झा आएंगे, पवैया जी आएंगे। तो ये इनका जो बोलने का सच और करने का सच, दोनों में बड़ा अंतर है। कौन किस आयु वर्ग का पदाधिकारी होगा ये प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार नए को स्थान, पुरानों को सम्मान की अवधारणा पर चलती रही है, इसलिए नई पीढ़ी आती रही है कि कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, इसलिए किसी को बाहर करने के लिए नहीं। प्रमोशन में आरक्षण मामले का निपटारा नहीं होने से मध्य प्रदेश में प्रमोशन प्रक्रिया 4.5 साल से अटकी हुई है और इस बीच 65,000 सरकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर्ड हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित होने से फिलहाल कर्मचारियों को इसका फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट में पैरवी कर जल्द सुनवाई कराने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ये मसला जो है चूंकि अदालत में लंबित है, इसलिए मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता। 15 साल से इस सरकार ने जो है अत्याचार किया है, दमन किया है, लोगों का एकल पद बनाकर जो है लोगों का नुकसान किया है, बैकलॉग्स के पद नहीं भरे हैं, बहुत सारी समस्याएं जिनको इस सरकार ने एड्रेस नहीं किया और ये मनमर्जी का स्वेच्छाचारिता का राज चलाती रही। सरकार चाहती है कि सभी को मुख्य धारा में जोड़े, जाति और ये सब भेद धीरे धीरे सब बराबरी में आ जाए तो सब विषयों को खत्म करें। मुरैना जिले के कैलारस तहसील में परेशान किसान 10-10 दिन से ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर खुले आसमान के नीचे सर्दी के मौसम में बाजरा लेकर कतारों में खड़े हैं, लेकिन सही समय में तुलाई नहीं होने से किसान बेहद परेशान हैं। वहीं केंद्र में अनियमितता, लेट लतीफी और धांधली का आलम है। कई बार किसानों ने अधिकारियों को फरियाद भी लगाई, लेकिन अधिकारियों ने इसे अनसुना कर दिया। किसान अब मजबूर होकर तिलोजरी सोसाइटी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। तुलाई है रही न कछु है रही, और हम 17 तारीख को ट्रैक्टर को लाए न नंबर कई एक दफा दे दे, 2-4 दफा नंबर दे दे। जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी, आज हम 11 सदस्य भूख हड़ताल में बैठे। तहसीलदार महोदय से आवेदन किया, लिखित ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तहसीलदार साहब भी आए, हमारी किसानों की बात अधूरी सुन के चले गए, कोई व्यवस्था नहीं की। तो यहाँ पर समस्त किसान, जिनमें 11 किसान लगातार भूख हड़ताल पे हैं और ये क्रमिक भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी। ग्वालियर नगर निगम ने पुराने वाहनों के मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे वो कंडम हो गए हैं। अब तक इको ग्रीन कंपनी के वाहनों से काम चल रहा था। कंपनी के काम छोड़कर जाने के बाद स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में नगर निगम अपनी रैंकिंग को बचाने के लिए वाहन खरीदने पर करीब 34 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम 5 जेसीबी, 5 डंपर, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए 60 टिपर, 3 रोड सीपर मशीन, 3 वाटर फॉगिंग मशीन खरीदने की तैयारी है। ₹9 करोड़ 8.5 करोड़ की तो स्वीकृति उन्होंने नहीं देती, तो उसमें से हम करीब ऐसा मानते हैं कि 50 टिपर और ले लेंगे बड़े वाले अपनी, जो इनसे डबल होते हैं साइज में, और उससे रिफ्यूज कॉम्पैक्टर में भी जल्दी पहुंच जाता है, तो पहले गिराव और फिर चढ़ाव वाला काम खत्म हो जाएगा। ये लगातार प्रतिवर्ष वाहन खरीदते हैं और वाहन खरीदने के बाद भी किराए से वाहन लगाते हैं, तो ये भ्रष्टाचार है। इसमें बिल्कुल सोशल ऑडिट मध्य प्रदेश सरकार को कराना चाहिए। वाहन की आवश्यकता क्यों है।
और खबर भोपाल से, जहां 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये सत्र बुलाया है, तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, ऐसे में जब सत्र बुलाया गया है तो नए विधायकों की शपथ और साथ ही साथ विधानसभा के सत्र की शुरुआत शीतकालीन। सुधीर, हमारी आवाज आपको मिल रही है? चलिए एक बार फिर से खबर आपको बताते हैं। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सत्र बुलाया है। विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र होगा। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, इस शीत सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी होंगे, तो विपक्ष भी मजबूती से उतरेगा। शीतकालीन सत्र की तारीख आ गई है। बिल्कुल विजय, देखिए कई सारे महत्वपूर्ण जो काम है वो इस सत्र में पूरे निपटाए जाएंगे। और खासकर अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश के अंदर 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उन नए विधायकों को शपथ दिलाने का काम जो है इस शीतकालीन सत्र के में किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लंबे समय से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो पद है वो खाली है। प्रोटेम स्पीकर फिलहाल रामेश्वर शर्मा बने हुए हैं, पर लेकिन नई सरकार बनने के बाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की मांग विपक्ष के द्वारा लगातार की जाती रही है। लिहाजा शीतकालीन सत्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो विपक्ष के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि सरकार जानबूझकर सत्र को बुलाना नहीं चाहती, लेकिन आज ही जो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय है उसकी ओर से प्रस्ताव राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया था, जिससे आनंदीबेन पटेल ने अपनी जो शक्तियां हैं, राज्यपाल की शक्तियां हैं अनुच्छेद 176 खंड 1 के द्वारा, उसमें शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 तारीख को सुबह 11 बजे विधानसभा का शीतकालीन सत्र करने का निर्देश जो है वो दिया है। और ये माना जा रहा है कि जल्दी इस पूरे सत्र को लेकर क्या कुछ काम इस सत्र में होने हैं उसको लेकर भी जल्दी जानकारी सामने निकल कर आएगी। पर लेकिन दो महत्वपूर्ण चीजें, नए विधायकों की शपथ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है ये लगभग इस सत्र में तय माना जा रहा है। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।